मेरे प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, उसका मैं अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बाजार। बाजार के बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर टॉपिक को समझने का आप प्रयास करें। चाहता हूँ कि टॉपिक आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए कि बाजार क्या है, बाजार को कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है, बाजार का वर्गीकरण, बाजार के प्रभाव और बाजार में निम्नलिखित शर्तें। ठीक है, इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस शीर्षक के अंतर्गत बाजार की जो परिभाषाएं हैं, बाजार का अर्थ है, परिभाषाएं वो स्क्रीन पे दिए गए इसकी तरह हैं। अगर हम साधारण बोलचाल में कहें, साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान से है जहां पर किसी वस्तु या वस्तुओं की क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। उस जगह को हम बाजार कहते हैं तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। उस क्षेत्र में क्रय विक्रय भी होना चाहिए, करते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ इससे भिन्न है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जहां तक किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता होती है, जिसके कारण वस्तुओं के मूल्यों में एक रूपता की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी संदर्भ में निम्नलिखित विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने बाजार की परिभाषा निम्नलिखित रूप से दी है। सर्वप्रथम एली के अनुसार हम बाजार का अर्थ साधारण रूप से उस क्षेत्र से लगाते हैं जिसके अंतर्गत किसी वस्तु विशेष मूल्य पर या मूल्य के निर्धारण करके तथा उसकी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, निर्धारण करने वाली शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, उस क्षेत्र को हम बाजार कहते हैं। कुग्रो के शब्दों में बाजार की परिभाषा इस प्रकार है, जैसे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है, कि अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी ऐसे विशेष स्थान से नहीं लगाते जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से लगाते हैं जिसमें क्रेता विक्रेताओं के मध्य आपस में इस प्रकार का संपर्क हो कि वो किसी वस्तु का मूल्य सरलता एवं शीघ्रता से समान हो जाए, हर जगह पूरे बाजार में एक जैसा मूल्य हो जाए। इसी क्रम में प्रोफेसर जेवंस ने भी अपनी परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि बाजार शब्द का अर्थ व्यक्तियों के किसी भी ऐसे समूह से के लिए होता है जिसमें आपस में व्यापारिक संबंध तथा जो किसी वस्तु के विशेष सौदा करते हैं। आप देखिए आपके सामने नेक्स्ट पेज, इस पर आपको परिभाषा सबसे पहले दी गई है। देखिए, प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार बाजार क्या है कि बाजार शब्द आवश्यक रूप से उस स्थान का बोध नहीं कराता, बल्कि वस्तु की अथवा वस्तुओं के तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं का ज्ञान भी कराता है। वस्तुओं का ही नहीं, केवल क्रेता विक्रेताओं का भी ज्ञान कराता है, जिसके पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे में कंपटीशन होता है, एक दूसरे अपनी कीमत को घटाना चाहते हैं और कुछ अपनी कीमत पर माल खरीदना चाहते हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर बेहम, बाजार वह क्षेत्र है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि वह एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं आपके सामने सम्मिलित की गई हैं। देखिए, स्टोनियर एंड हैक ने अर्थशास्त्र बाजार का अर्थ
एवं ऐसे संगठन से लिया गया है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं, अर्थात आप एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने बाजार एक ऐसी स्थिति है, उस स्थिति को बताता है जिसमें ऐसी वस्तु की मांग एक ऐसे स्थान पर की जाती है जहां से विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी वस्तुओं को वहां से दिया जाता है, आपको बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगला पेज तीसरा आपके सामने है, बाजार के मुख्य तत्व एवं लक्षण एवं विशेषताएं, यानी बाजार हम कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम बाजार को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग बच्चों, पहला भाग है एक क्षेत्र, यानी कि एक छोटा क्षेत्र, तो उस एक क्षेत्र कहते हैं। हेडिंग पहली दिखाई दे रही होगी। बाजार के अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता व विक्रेता फैले हुए रहते हैं तथा विक्रय करते हैं, एक क्षेत्र माना जाता है। नंबर 2 बात यह है एक वस्तु का होना। बाजार के लिए एक वस्तु का होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का एक बाजार अलग अलग माना जाता है, जैसे कपड़ा बाजार, नमक बाजार, सराफा बाजार, किराना बाजार, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य बाजार भी हैं जो अपने आप का एक अस्तित्व रखते हैं, एक विशेष क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है। तथा वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के वस्तुएं उसमें पाई भी जा सकती हैं। नंबर 3 क्रेता और विक्रेताओं का होना, यहाँ खरीदने वाले और बेचने वालों का होना जरूरी है। विनिमय के कारण बाजार की आवश्यकता होती है, अतः बाजार में विनिमय के दोनों पक्ष, अर्थात विनिमय किन के बीच होता है? क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में। क्रेता और विक्रेताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी एक भी पक्ष का न होने से बाजार नहीं हो सकता, बाजार नहीं होगा। जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों में से एक भी पक्ष अनुपस्थित रहने पर बाजार नहीं कहा जा सकता। बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता होनी चाहिए, कंपटीशन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, जिसके लिए किसी प्रकार का अन्य को लाभ न मिले, जिससे वस्तु की कीमत संपूर्ण बाजार में एक समान रहे, एक जैसी रहे। अगला पेज आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक कीमत, यानी इस सिद्धांत क्या, बाजार की एक आवश्यक विशेषता यह भी रही है कि बाजार में किसी वस्तु की एक समय में एक ही कीमत होनी चाहिए। यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का एक ही समय में भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगता है तो उसे माल नहीं खरीदेंगे, अर्थात उसे कोई माल नहीं देगा, अलग अलग, ठीक है। अतः बाजार में वस्तुओं की कीमत की प्रवृत्ति समान होनी चाहिए या समान होती है। नंबर 6वीं बात है बाजार को पूर्ण ज्ञान वस्तु की एक ही मूल्य पर करने से होता है। क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बाजार का अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तथा वस्तुओं की उचित मूल्य पर प्राप्त होने की कठिनाई को दूर किया जा सके। इसी के संदर्भ में बाजार का जो अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का जो आश्रय है वो इस प्रकार है, किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेताओं के ऐसे समूह से होता है जिसमें स्वतंत्र पूर्ण प्रतियोगिता तथा उसके फलस्वरूप वस्तु का बाजार में एक कीमत हो। नेक्स्ट पेज अपना आपके सामने है, बाजार का वर्गीकरण, यानी कि उसको कितने भागों में और बांटा जा सकता है, किस दृष्टि से देखा जाता है बाजार को, किस किस तरीके से। तो पहला है अर्थात बाजार का वर्गीकरण निम्नलिखित दृष्टिकोण से किया जाता है। पहला है क्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा है, कितने क्षेत्र को क्रेता और विक्रेता कवर करते हैं, क्षेत्र की दृष्टि से। यानी समय की दृष्टि से, कितने समय में इस बाजार में उछाल आता है और किस समय इसमें कमी आती है। इसके बाद है बिक्री के दृष्टि से भी बाजार को देखा जाता है, प्रतियोगिता की दृष्टि से भी बाजार को देखा जाता है और वैधानिक दृष्टि से भी बाजार को अलग प्रकार से देखा जाता है।
अगला पेज आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्षेत्र की दृष्टि से। एक क्षेत्र की यानी क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण का आधार यह होता है कि वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस दृष्टिकोण से बाजार का 4 प्रकार का बाजार हो सकता है। स्थानीय बाजार, जब किसी वस्तु की मांग स्थानीय होती है अथवा उसके क्रेता और विक्रेता स्थान विशेष पर पाए जाते हैं या सीमित होते हैं, उस क्षेत्र में सीमित होते हैं। प्राय सभी एवं कम मूल्य वाली वस्तुओं को शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का जो बाजार होता है उसे एक बाजार या एक क्षेत्र का बाजार कहा जाता है। जैसे अब देखिए दूसरा है सब्जी बाजार है, ठीक है, ईंट का बाजार है, दूध का बाजार है, गोश्त का बाजार है, जो एक दिन तक चलती है इन क्षेत्रों को। अब विकास एवं वस्तुओं के सुरक्षित रखने के साधनों के विकास के कारण अब स्थानीय बाजार वाली वस्तुओं का बाजार धीरे धीरे विकसित होता है और होकर के प्रादेशिक बाजार का स्थान ले रहा होता है। नंबर 2, अगर ये छोटा बाजार जब बड़ा होता है तब ये प्रादेशिक बाजार का स्थान ले लेता है। नंबर 2 पर आपके सामने स्क्रीन पर हेडिंग फ्लैश हो रही है, प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार क्या होता है? प्रादेशिक बाजार वह बाजार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही प्रदेश तक सीमित होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में एक ही जगह पर सीमित होते हैं। तथा ऐसा बाजार उदाहरण के लिए हमारे देश में राजस्थानी पगड़ी का, लाख का बाजार, चूड़ियों का बाजार, ठीक है, आदि ऐसे बाजार हैं जो एक प्रदेश क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अगली आपके सामने स्क्रीन पर अगला पेज फ्लैश हो रहा है, ठीक है, उसमें देखते हैं हम। अगली हेडिंग है राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय केवल उस राष्ट्र तक ही सीमित हो तथा राष्ट्र में उस वस्तु उत्पन्न की जाती है तथा तब वस्तु के बाजार राष्ट्रीय बाजार हो जाता है। जैसे गांधी टोपी, जवाहर कट धोतियाँ आदि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका क्रय विक्रय केवल भारत तक ही सीमित है। विदेशों में इसका क्रय विक्रय नाम मात्र के लिए होता है, तादाद में नहीं होता। अतः इन वस्तुओं के बाजार को हम राष्ट्रीय बाजार कहा जा सकता है। अगली हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में अपने वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तब किसी वस्तु की मांग देश से बाहर के यानी विदेशों में भी होती है और उस जगह पर हम जाकर के अपनी वस्तुओं का जब क्रय और विक्रय करते हैं तो ऐसे बाजार को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे सोने का बाजार, सोना पूरे विश्व के बाजार के आधार पर हमको प्राप्त होता है। चांदी है, चाय है, गेहूं है, अनाज है, तमाम तरह के और भी बाजार हैं। इसके बाद अगला पेज आपकी स्क्रीन पर। अब हम बात करें दूसरी दृष्टि से। पहले हमने जो है बाजार की दृष्टि से बात की तो बाजार 4 प्रकार के थे। अब हम समय की दृष्टि से देखते हैं तो प्रोफेसर मार्शल का विचार सर्वप्रथम हमें आता है और उनके द्वारा बाजार को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है। नंबर 1, अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार। जैसे हाट, मंडी, सब्जियां ये होती है जो रोज़ाना की चीज़ें आपको ज़रूरत के मुताबिक से आपको प्राप्त होती है। हाटों में जाते हैं, आप देखते हैं कि रोज़ाना की चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। और बच्चों, जो छोटे छोटे बाज़ार होते हैं आपके घर के आसपास लगने वाले बाज़ार, जो दैनिक वस्तुओं की आवश्यकता की जो पूर्ति आपके लिए करते हैं, जैसे दूध, सब्जी है, मछली है, बर्फ़ है आदि का जो बाज़ार है वो आपका अल्पकालीन बाज़ार होता है। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अति अल्पकालीन था, वो छोटे समय का था, 1, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का। इसके बाद है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार में मांग और पूर्ति संतुलन के लिए कुछ समय मिलता है किंतु यह पर्याप्त नहीं होता। जैसे एक दिन का, सुबह से लेकर के शाम तक, पहले मिलता था 3 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक, पर्याप्त नहीं होता। पूर्ति के मांग के अनुसार कुछ सीमा तक पूर्ति को घटाया और बढ़ाया जा सकता है किंतु वह पर्याप्त, समझ रहे,
पर्याप्त नहीं होता है। दीर्घकालीन बाजार, जब किसी वस्तु बाजार कई वर्षों तक लंबे समय के लिए होता है तो उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। दीर्घकालीन बाजार में वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि इतने समय तक रहती है कि पूर्ति को बढ़ाकर मांग के बराबर करना संभव होता है। इस प्रकार के बाजार में मांग और पूर्ति का पूर्ण साम्य स्थापित किया जा सकता है। दीर्घकालीन बाजार में मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है और वस्तु का मूल्य उसे उत्पादन के बराबर हो जाता है। अति दीर्घकालीन बाजार में उत्पादकों की पूर्ति बढ़ाने के लिए इतना लंबा समय मिल जाता है कि उत्पादन विधि तथा व्यवसाय की आंतरिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसे बाजार को हम दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। बिक्री की दृष्टि से देखें तो बाजार हमें देखने को मिलते हैं सामान्य अथवा मिश्रित बाजार। मिश्रित बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसके में अनेक विविध प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। यहाँ क्रेता और विक्रेताओं में प्राय आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। नंबर 2, विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार वे बाजार होते हैं जहाँ किसी वस्तु विशेष का क्रय विक्रय होता है, जैसे सराफा बाजार, बाजार का बाजार, दाल मंडी, गुड़ की मंडी आदि ऐसे बड़े बड़े नगरों में पाए जाते हैं। नमूने का बाजार के द्वारा बिक्री ऐसे बाजार होता है यहाँ पर सारी चीज़ें नमूने के रूप में आपको प्रदर्शित की जाती हैं, जो नमूने का बाजार कहलाती हैं। इसके बाद है ग्रेड द्वारा बाजार की बिक्री। इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं की बिक्री उसके ग्रेड के आधार पर की जाती है। नंबर 5, निरीक्षण बाजार। ये निरीक्षण बाजार वह बाजार होता है जो वस्तुओं का निरीक्षण करने के दौरान खरीदारी की जाती है, जैसे गाय भैंस बकरी का बाजार, जैसे हाट बाजार कहते हैं। ट्रेडमार्क बिक्री बाजार। बिक्री की सुविधा के लिए बहुत से व्यापारियों ने माल व्यापार को एक चिन्ह के रूप में रखा है, जैसे बिरला सीमेंट, ऊषा मशीन, लेरिल साबुन, ठीक है, मदन कैंची आदि जो बाजार हैं वो ट्रेड बाजार के अंतर्गत आते हैं, जो ट्रेडिंग जो है उनके नाम से की जाती है। पेज प्रतियोगिता की दृष्टि से पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार 2 प्रकार के बाजार होते हैं। पूर्ण बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तथा क्रेता विक्रेताओं की स्थिति अच्छी होती है। वहां क्रेता विक्रेता पर्याप्त मात्रा में होते हैं और एक से अधिक वस्तुएं पाई जाती हैं। संपूर्ण बाजार में कीमत एक समान होती है। अपूर्ण बाजार वे बाजार कहलाते हैं जिसमें प्रतियोगिता सीमित मात्रा में पाई जाती है तथा क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब उसे अपूर्ण बाजार कहते हैं। इस बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप कीमत में विभिन्नता पाई जाती है। एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में प्रतियोगिता का अभाव होता है। बाजार में वस्तु का क्रेता या विक्रेता केवल एक ही होता है जो एकाधिकारी होता है और अपनी वस्तु की कीमत अपनी तरह से ही निर्धारण करता है, यानी कीमत पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसे बाजार को हम एकाधिकारी बाजार कहते हैं। वैधानिक दृष्टि से देखें तो अधिकृत बाजार या उचित बाजार। अधिकृत बाजार सरकार द्वारा अधिकृत दुकानें होती हैं। इस तरह की दुकानें जैसे राशन की दुकान है, ऐसी स्थिति में हमेशा उनकी कीमत समान रहती है। चोर बाजार। युद्ध काल अथवा महंगाई के समय वस्तुओं की कमी एवं अन्य कारणों से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तब सरकार वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण कर उनके वितरण की व्यवस्था करती है। कुछ दुकानदार चोरी से सरकार द्वारा लिखित मूल्यों और अधिक मूल्य वस्तुओं पर बेचते हैं। अधिकांश ऐसे कार्य अनाधिकृत दुकानदार ही करते हैं। वे बाजार अवैध बाजार होते हैं। उसी क्रम में देखते हैं तीसरा, खुला बाजार। जब बाजार में वस्तुओं का मूल्य पर सरकार द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होता तथा क्रेता और विक्रेताओं में परस्पर प्रतियोगिता के आधार पर वस्तुओं के मूल्य निर्धारण होता है, इस प्रकार के बाजार को खुला बाजार या स्वतंत्र बाजार की संज्ञा दी जाती है।
इसी संदर्भ में आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और जो आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आपके उत्तर इस तरह से लिखना होगा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। नंबर 2, व्यक्तिगत रूप से कोई भी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की एक ही कीमत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ऐसे कौन से तत्व जो बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। तो नंबर 1 है वस्तु का गुण। किसी वस्तु के गुणों का प्रभाव बाजार पर पड़ता है, अर्थात वस्तु की विस्तृत मांग, वस्तु की पर्याप्त पूर्ति, वस्तु का टिकाऊपन, वहीनता, वस्तु का ग्रेड या नमूनों को बांटने की सुविधा, वस्तु का स्थापन न होना, वस्तु की विशेष उपयोग व फैशन में आना। इसके कारण क्या होता है कि वस्तुओं में जो प्रभावित करने वाले ये तत्व हैं, ये इनको यानी कि वस्तुओं की क्रय विक्रय को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चों, मेरे चैनल MS मोहन सर STR को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, जिससे आपका समय समय पर मेरे शैक्षणिक वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बन सके, आप पढ़ सकें। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप अपने आप को निखार सकें। धन्यवाद।